जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस भोकाल बैच को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी बिहार के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है कि अगर आप पूरे अगर कह सकते हैं कि अगर आप उसे पूरी हिम्मत के साथ, अपने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ, या फिर अपने एक कहते हैं कि अगर जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, अगर उस मेहनत को अगर आप दुगनी दर से करने लगे, ज़्यादा नहीं, आप मान लीजिए 2 महीना आपके एग्जाम में बचा हुआ है, अगर आप इस 2 महीना को अपना दिन दुगना रात चौगुना के हिसाब से अगर आप मेहनत कीजिएगा, मान लीजिए कि अगर कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अभी तक पढ़ने के कारण नहीं मरा है, हकीकत यही है। इसीलिए मात्र 2 महीना अगर आप अपने जिंदगी को बनाने में, संवारने में और उसको संयोजित रखने में अगर आप दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जिंदगी आने वाला समय में बहुत ही आपका आभामय और प्रकाशमय होने वाला है। तो आप लोग इसी तरह से लगातार बनकर मेहनत कीजिए और इस बार समझिए कि 2024 के लास्ट तक में हमको वर्दी पहनना है तो वर्दी पहनना है, क्योंकि अगर वर्दी जो है वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक ऐसा इलाका है, अगर आप एक वर्दी पहन लेते हैं, अगर आप कांस्टेबल का भी वर्दी पहन लेते हैं, अपने आप में एक भोकाल होता है। क्योंकि वर्दी जो होता है वह डायरेक्ट किसी व्यक्ति से जो है कि आपका एक तरह से बर्ताव होता है, वार्तालाप होता है डायरेक्ट आम आदमी से, और हम उसको न्याय दिलवा सकते हैं, और उसके साथ जो सही है और गलत है उसके साथ हम गलत कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस बिहार पुलिस के सेशन को शुरुआत करते हैं और बता देते हैं एक बात, जो छात्र हमेशा निगेटिविटी में रहते हैं, क्योंकि भारत ही नहीं पूरे विश्व में लगभग 99% आदमी निगेटिव है, लगभग 99% आदमी आपको निगेटिव करेगा, या तो आप अगर निगेटिव हो जाते हैं उनके बातों में, समझ लीजिए आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, क्योंकि यह आपका निगेटिविटी का जो आपके आसपास का जो एरिया होगा, आपके आसपास में भी आपको बहुत सारे निगेटिव करते होंगे कि अरे यार ये छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा, बहुत समय हो गया, अब ऐसा पढ़ने वाला बहुत हो गया है धरती पे। लेकिन बता देते हैं हाथ में किताब है, अगर आप दिल से मेहनत अगर करते होंगे तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है कि आप सफल नहीं हो पाए, यही हकीकत है। क्योंकि हम एक सक्सेसफुल आदमी हैं, अगर आप मेरा बात को आप जिस तरह से एक टीचर के भांति या बड़े भाई के भांति अगर आप ले रहे हैं अपने दिल पे, समझ लीजिए आपको सिलेक्शन की ओर पक्का अग्रसर करवाएगा। इसीलिए आप लोग निगेटिविटी से दूर रहिए, और आप लोग जो निगेटिव में रहते हैं कि हमको जो है कि किस्मत में मेरा नौकरी ही नहीं लिखा है, तो आपको बता देते हैं अभी यूपीएससी का हाल ही में 2024 का फाइनल रिजल्ट आया हुआ है, और उसमें भी लड़का जो आपका मध्य प्रदेश का छतरपुर से संबंध रखता है, जो कि आपका 12th फेल फिल्म का जो पार्टनर था, आप लोग को पता होगा, जो मनोज शर्मा थे उनके पार्टनर है, ठीक है, और वो उनका एज अभी 48 साल हो गया है, अभी भी वो इस बार एमपीपीएससी में जो है कि इंटरव्यू देगा। तो समझ सकते हैं उनके जिंदगी में कितना स्ट्रगल रहा होगा, कितना उसके जिंदगी में मेहनत लगा होगा वहां तक पहुंचने में। भले आज वो सक्सेस नहीं है, लेकिन एक अनसक्सेस जो है उनको मोटिवेट रखने के लिए, उनको मतलब दिल्ली के अंदर कोई ऐसा छात्र नहीं है जो उनको नहीं जानता होगा। तो इसीलिए आप लोग समझिए कि जब वो 48 साल के अंदर में हिम्मत नहीं आ रहा है, तो उनसे आप आधा एज के, अभी 24-25 साल के एज के हैं, तो समझ सकते हैं कि आपको अभी कितना लंबा जो है कि अभी आपको रास्ता चलना है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, सक्सेस आपके हाथ में है। तो चलिए इसी मोटिवेट के साथ हम लोग आज मोटिवेशनल क्वेट का शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस भोकाल बैच के लिए। तो आज का मोटिवेशनल क्वेट आप लोग के लिए, किस्मत का भी बादशाह उसी को बनाती है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम किस्मत के भरोसे छोड़ दिए हैं, अरे यार आरपीएफ में जो है कि 18 लाख फॉर्म गिर गया है, 5,000 पोस्ट है, किसका होगा नहीं होगा, ऐसे हम सो जाते हैं। नहीं, आपको सोना नहीं है, आप जिस दिन से फॉर्म डाले हैं आप मेहनत कीजिए, आप अपना मेहनत में इतना मेहनत कीजिए कि आपका इतना मतलब सक्सेस हो जाए कि आदमी बोले कि नहीं, यह बंदा आपका 5,000 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट होकर आया है, और तब देखिएगा आपका जज्बा, जुनून और आगे होने वाला भविष्य कितना आपका प्रकाशमय होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का मोटिवेशनल क्वेट के बाद आज के हम बिहार पुलिस भोकाल बैच को आगे शुरू करते हैं। तो आज कल लगभग यह आपका 40 मिनट का सेशन होने वाला है, और 40 मिनट में लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आप लोग के बीच हम लोग लाने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है। जितना क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के व्यू से बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। तो आप लोग को पहले समझने का बात कीजिएगा, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक मतलब होता है रसायन, यानी केमिकल, यानी वैसा अभिक्रिया, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर कोई पदार्थ आपके पास पहले से है, उसमें कुछ रिएक्ट करके अगर कोई नया पदार्थ
पदार्थ बन जा रहा है और वह जो नया पदार्थ बना है पुनः अगर वो पहले वाले अवस्था में अगर नहीं आ पाएगा तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में पुनः पहले वाले स्थिति में पदार्थ नहीं पहुंच पाता है। जैसे आप दूध ले लीजिए, दूध में आप जोरन डाल के जो है कि आप दही बना लीजिए, क्या दही को पुनः आप दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो आप बताइएगा ये रासायनिक परिवर्तन है। वहीं पर अगर मान लीजिए ये हम फ्रिज में बर्फ जमाए हुए हैं, आपका पानी, पहले पानी था, पानी को रख के हम फ्रिज में दे दिए, फ्रिज में जो है कि वो आपका बर्फ बन गया, तो क्या बर्फ को पिघला के हम पुनः जल नहीं बना सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ बना सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है। यानी भौतिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तन के बाद पुनः हम पहले वाले अवस्था में आ सकते हैं, उसे भौतिक कहते हैं। और जिसमें नहीं आ सकते हैं उसको रासायनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक। जैसे दूध से दही का जमना, बोलिएगा रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही का जमना जो होता है वह एक प्रकार का आपका लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। और वहीं पर बता दें कि दूध और दही दोनों में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और हमारे शरीर में आपका लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण ही हमारे शरीर में थकावट होता है, या मांसपेशी में जो थकावट होता है वह लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण, जो कि दूध और दही में आपका मिलता है। समझ में आ गया? और अगर बात करते हैं आपका जो है कि दूध का, तो पूरे विश्व में अगर देखते हैं आपका दूध दही के उत्पादन में जो है कि आपका इंडिया टॉप 2 में है। ऐसे देखते हैं पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। लेकिन अगर देखते हैं कि दूध का जो आपका भारत के अंदर में जो दूध का क्रांति का जो शुरुआत हुआ था, भारत में जो दूध क्रांति का शुरुआत गुजरात से हुआ था, या फिर श्वेत क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था? गुजरात से। गुजरात का एक जगह है आनंद, आनंद में ही श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था, जिसका संबंध दूध से है। और आनंद में ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां में है? आनंद गुजरात में है। वहीं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां में है? करनाल हरियाणा में है। और श्वेत क्रांति से संबंधित व्यक्ति वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं कि श्वेत क्रांति के अंतर्गत उस या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कब हुआ है? तो ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत 1970 से हुआ है, 1970 से हुआ है। कब से हुआ है? 1970 से। और दूध का पाचन हमारे शरीर में पाया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। रेनिन के उपस्थिति के कारण ही आपका दूध का पाचन हमारे शरीर में होता है। और दूध में विटामिन सी की मात्रा नहीं पाया जाता है, विटामिन सी की मात्रा दूध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो मिलता है वह खट्टा पदार्थ में मिलता है। किस में मिलता है? खट्टा पदार्थ में मिलता है। और याद रखिएगा कि विटामिन सी जो है वह हमारे मूत्र में भी मिलता है। और विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। क्या होता है? आंवला। देखिएगा अभी जो आपको हम लेवल बता रहे हैं या बिहार पुलिस का लेवल बता रहे हैं, क्योंकि आपको बिहार एसआई का लेवल और सीजीएल 4 का लेवल जो होता है वह थोड़ा सा इससे हाई होता है, इसीलिए आपको हम उस लेवल पे नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि हम भोकाल बैच बिहार पुलिस को कर रहे हैं। तो उस लेवल से हम जो है कि एग्जाम के व्यू से आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो ये सब आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और याद बता दें कि दूध का जो सफेद रंग होता है वह केसिन के कारण होता है, और दूध का पीला रंग वह कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये क्वेश्चन ओरिजिनल एग्जाम का पूछा हुआ है, बिहार पुलिस मद्य निषेध का। एमनेस्टी जो है आप लोग को बता दे, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसका कार्य क्या है, तो आप लोग को बता दे कि जैसे आपको पता है भारत के अंदर में जो मौलिक अधिकार है इसका संरक्षक जो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को कहा जाता है। लेकिन अगर भारत के अंदर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है या फंडामेंटल जो आपका होता है आपका राइट, अगर उसका हनन होता है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं। लेकिन आप लोग को बता दे कि आप मौलिक अधिकार का हनन होने पे आप लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट जो जाइएगा वह अनुच्छेद 226 के तहत, क्योंकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। तो उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मौलिक अधिकार का जो संरक्षण करता है वह वही संस्था करता है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या नाम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ में है? याद रखिएगा लंदन में है। कहाँ में है? लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। तो चलिए आप लोगों के बीच हम लोग विभिन्न प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संगठन को एक बार रिकॉल करवा देते हैं जो बार बार एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा सबसे पहला गेट, GATT गेट। गेट जो होता है यह व्यापार के लिए एक संस्था था जिसका स्थापना 1947 में किया गया था और गेट का नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया। क्या कर दिया गया? WTO कर दिया गया। और वर्तमान में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह पहली महिला बनी है, इसीलिए बहुत एग्जाम में आ गया है और आगे भी आएगा। तो याद रखिएगा WTO की जो पहली महिला निदेशक बनी है वो नाकोंजी इंकोजा इबोला बनी है। नाकोंजी इंकोजा इबोला बनी है जो कि नाइजीरिया की है। कहाँ की है? नाइजीरिया की है। वहीं अगर बात करते हैं WTO का तो WTO का मुख्यालय कहाँ में है? जेनेवा में है। कहाँ में है? जेनेवा में। यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं दूसरा अगर बात करते हैं एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई विकास बैंक यानी ADB, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ADB। तो याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में हुआ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और मनीला जो है वह फिलीपींस की राजधानी है। और वही फिलीपींस जहां पर आपका हरित क्रांति के दौरान चावल की उत्तम किस्म बनाई गई थी। चावल की उत्तम किस्म फिलीपींस में बनाई गई थी, इसीलिए फिलीपींस के मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? मनीला में। और मनीला में एक बैंक है ADB यानी एशियाई विकास बैंक। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष बने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया है, जिसका नाम है मासुस्को अस्काबा। क्या नाम है? मासुस्को अस्काबा वर्तमान में ADB के अध्यक्ष हैं। और ADB का मुख्यालय कहाँ में है? मनीला में है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप लोग को बताना है आसियान का मुख्यालय कहाँ में है? जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहाँ में है? जकार्ता में है, याद रखिएगा। और आसियान का स्थापना आप लोग को बता दे कि आसियान का जो स्थापना है यानी कि ASEAN, लास्ट में N आ रहा है और N का जो कोड होता है वह 14 होता है और 14 का जब आधा कीजिएगा तो 7 आएगा। यानी आसियान का स्थापना 1967 में हुआ है। कब हुआ है? 1967 में। और बिम्बस्टेक का जो स्थापना हुआ है 1985 में। कब हुआ है? 1985 में। और आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ में है? जकार्ता में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। और नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ में है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है, याद रखिएगा। और बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसको जानते हैं? बेल्जियम को जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ में है? काठमांडू में है। और सार्क को हिंदी में कहते हैं दक्षेस। क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं, याद रख लीजिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ में है? काठमांडू में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ में है? नैरोबी में। कहाँ में है? नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ का राजधानी है? याद रखिएगा केन्या की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? केन्या की राजधानी है, याद रखिएगा। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है, आप लोग याद रखिएगा। और इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बताना है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ में है? पेरिस में है, आप लोग याद रख लीजिएगा। और पेरिस ऑप्शन में रहे और लियोन्स भी रहेगा तो आप लोग को लियोन्स मारना है। क्या मारना है? लियोन्स मारना है, आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप लोग को बताना है
कि अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? OPEC। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है वह वियना में है। कहाँ में है? वियना में, याद रखिएगा। और इसका स्थापना 1960 में हुआ है। कब हुआ है? 1960 में हुआ है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है वह लंदन में है। कहाँ में है? लंदन में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। और इसका जो स्थापना हुआ है, याद रखिएगा, 1931 में, 1931 को आपको किसका स्थापना हुआ है? तो 1931 को जो स्थापना हुआ है वह आपका किसका हुआ है? तो याद रखिएगा, आपका राष्ट्रमंडल का हुआ है। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ में है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ में है? तो लंदन में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ में है? पेरिस में। और यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ है, क्योंकि यूनेस्को के लास्ट में ओ आता है। ओ का कोड 15 होता है, 15 यानी 1945। उसके बाद आपका यूनिसेफ में एफ का कोड 6 होता है, 6 यानी 1946, 6 यानी 1946। तो आप लोग ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि आपका एग्जाम में बार बार आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किस व्यक्ति ने निभाया था? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो निभाया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदोली नामक सत्याग्रह जो हुआ था वह आपका गुजरात में हुआ था। कहाँ में हुआ था? गुजरात में हुआ था। वहीं बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो आपका जन्म हुआ था वह गुजरात में हुआ था। कहाँ में हुआ था? गुजरात में हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के अंदर में जो है कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। और याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आपका जो मनाया जा रहा था, याद रखिएगा, आपका 2018 के अंदर में जयंती, तो उसी के उपलक्ष्य में याद रखिएगा कि आपका 182 मीटर जो 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आपका स्थापना किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में। कहाँ में किया गया? गुजरात में। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार के प्रांत जो है कि मिले, आपके अलग अलग बटे हुए थे भारत में, तो उनको एक करने का जो काम किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए हैं। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत को एक करने में मदद करते थे। तो याद रखिएगा, भारत के अंदर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसे लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ऑप्शन में है महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म आपका हुआ था 1869 में 2 अक्टूबर को। याद रखिएगा, इसीलिए 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। लेवल हम बिहार पुलिस का दे रहे हैं। 2 अक्टूबर 1869 को आपका महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1883 ईस्वी में इनका शादी हुआ था। और 1800 जो है कि 88-89 में ये जो है कि बंगाल में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे। और 1891 में वो लौट गए। और आगे चल के 1893 में वो निकले थे, आपके जो है कि दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में जाकर याद रखिएगा, वो जो है कि बकाल आपके केस के मामले में गए थे लड़ने के लिए। तो किसका केस गए थे? तो याद रखिएगा, सेठ अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति, सेठ अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति को केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में लगभग वो 21 वर्ष रुके। कितने वर्ष रुके? 21 वर्ष रुके। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष। 1893 में गए हैं और 1915 में लौटे हैं। तो ऐसे अगर जोड़िएगा तो 15-7 आपका 22 साल पूरा जाएगा। लेकिन आपको मारना है 21 साल। कितना मारना है? 21 साल मारना है। वहीं अगर बात करते हैं 1894 में गांधी जी के द्वारा जो है कि नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया गया। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हो रहा था। तो कलकत्ता में 1901 में हो रहे अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिए थे आपके महात्मा गांधी। कौन लिए थे? महात्मा गांधी लिए थे। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 1901 में कलकत्ता में हो रहे अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो दिनसा वाचा कर रहा था। कौन कर रहा था? दिनसा वाचा कर रहा था। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है कि फिनिक्स फॉर्म का स्थापना कब किया है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म का स्थापना 1904 में किया है।
कब किया है? तो याद रखिएगा 1904 में किया है। वहीं बात करते हैं महात्मा गांधी ने पहली बार जो है कि सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 1906 में सत्याग्रह। 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन भारत के अंदर में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग नील आंदोलन जो हो रहा था 1917 में, वहीं पर किया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना कब किया? तो याद रखिएगा टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 में, टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 में, और फिनिक्स फॉर्म का जो स्थापना किया था, तो फिनिक्स फॉर्म का स्थापना जो किया था 1904 में, फिनिक्स 1904 में, और फिर टॉलस्टॉय 1910 में, टॉलस्टॉय 1910 में। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो याद रखिएगा वह डेट था आपका जो है कि 9 जनवरी 1915। तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है कि प्रवासी भारत दिवस मनाते हैं, और यह दिवस मनाना शुरू किए हैं आपके 2003 से। कब से शुरू किए? 2003 से। उसके बाद 1915 ईस्वी में इन्होंने जो है कि सदाकत आश्रम का स्थापना किया, जो कि हम साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 1916 में पहली बार यह जन भाषण दिए थे वाराणसी के अंदर में, याद रखिएगा हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के फलस्वरूप, और उस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। उसके बाद 1917 ईस्वी में वो बिहार के चंपारण में तिनकठिया प्रणाली में हिस्सा लेने गए, और वहां पर जब वह सफलता पाया तो याद रखिएगा उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। उसके बाद 1918 ईस्वी में जो है कि वह अहमदाबाद स्ट्राइक मिल में हिस्सा लिया। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया। फिर उसके बाद 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया। फिर 1920 ईस्वी में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का शुरुआत करवाया। फिर याद रखिएगा कि 1922 ईस्वी में जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, याद रखिएगा। और चौरी चौरा कांड जो हुआ था डेट सहित, याद रखिएगा चौरी चौरा कांड डेट सहित आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास होता है, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बस आप याद करते चलिएगा, आप बिना कोई नेगेटिविटी का देखिएगा। आप कहीं भी सेट लगाइए, बिहार पुलिस के अलावा भी अगर आप सेट में बैठते हैं, आप बिहार एसएससी में बैठते हैं, CGL 4 में बैठते हैं, सेंट्रल लेवल के कोई वनडे एग्जाम में बैठते हैं, तो आपका दबदबा कुछ अलग रहेगा। या यूपी पुलिस में अगर आप बैठिएगा देखिएगा कितना क्वेश्चन टच करेगा। या आप बिहार टीचर में बैठिएगा देखिएगा जीके जीएस में कितना फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में, महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था आपका 1924 में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पर पहली बार जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हिस्सा लिए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हिस्सा लिए थे, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी जो है कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करवाया। उसके बाद जो है कि इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1931 में, तो 1931 में आपका जो है कि दिल्ली समझौता हुआ था, और दिल्ली समझौता को हम लोग जो है कि जो नाम से जानते हैं उसको पहले किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता। तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था, और याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करवाया गया था मुंबई से, आप लोग याद रखिएगा मुंबई के ग्वालियर टैंक से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जानते हैं, आप लोग को पता है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन भी किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू का, तो भारत के अंदर में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है आपका क्या? तो याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद इनका एक और पुस्तक है जिसका नाम है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू का है। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री बनते हैं, और भारत के जो पहले विदेश मंत्री बनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और भारत के जो पहले आपके प्रधानमंत्री बनते हैं वो भी जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और भारत के अंदर में सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का ही हुआ है। और जवाहरलाल नेहरू के समय ही पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ
हुआ था, जिसमें कि अनुसूची 9 को जोड़ा गया था, जिसमें कि आपका अनुसूची 9 में क्या है, तो भूमि सुधार है। क्या है? भूमि सुधार है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सुनिएगा, जीडीपी जो होता है वह किसी देश का आपका एक वर्ष के दौरान किसी देश में आपका किसी काम काज आप काम कोई भी कीजिए जो उससे इनकम आ रहा है, अगर वह एक वर्ष के दौरान अगर कुल जोड़िएगा आपका पूरे देश के द्वारा अर्जित आय तो उसको जीडीपी कहते हैं। और याद रखिएगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी को हम लोग जो कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल है भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहां बनाया गया था? तो सुनिएगा, देख रहे हैं स्टैटिक कैसा पूछता है तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। भारत के अंदर में अगर देखते हैं भूमिगत रेलवे, भूमिगत का मतलब होता है भूमि के अंदर यानी मेट्रो रेल। कौन सा रेल? मेट्रो रेल। और सुनिएगा, भारत के अंदर में पहली बार मेट्रो रेल का शुरुआत याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1984। जो बोल रहे हैं याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1984 को 24 अक्टूबर 1984 को भारत में पहली बार मेट्रो रेल का शुरुआत भारत के कलकत्ता में होता है। कहां में होता है? कलकत्ता में होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में दूसरा शहर दिल्ली बना। कौन सा बना? दिल्ली बना। भारत के अंदर में दूसरा शहर दिल्ली बना जहां पर मेट्रो रेल का शुरुआत 2002 में किया गया। कब किया गया? 2002 में। वहीं भारत के अंदर में जो आपका अंडर वाटर मेट्रो का शुरुआत हुआ, यानी मेट्रो ट्रेन जो चलती थी पहले आपके भूमि के अंदर चलती थी, लेकिन भारत का पहला शहर कलकत्ता बना जहां पर अंडर वाटर मेट्रो चला, यानी कि पानी के अंदर में ही मेट्रो आपको घुमाएगा बैठा के। तो याद रखिएगा, अंडर वाटर मेट्रो का शुरुआत कलकत्ता में हुआ। हाल ही में ये करंट अफेयर्स है। और अगर पूछे आपसे वाटर मेट्रो का शुरुआत कहां हुआ है, तो वाटर मेट्रो का शुरुआत आपका जो है कि कोच्चि केरल में हुआ है। कहां में हुआ है? केरल में हुआ है। तो याद रखिएगा, भारत के अंदर में जो मेट्रो के पिता के नाम से जानते हैं, भारत के अंदर में जो मेट्रो के पिता के नाम से जानते हैं, वो किसको जानते हैं? तो भारत के अंदर में मेट्रो के पिता के नाम से श्रीधरन को जानते हैं। किसको जानते हैं? श्रीधरन को जानते हैं। याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं भारत में ये वाला रेलवे जो ये सिंपल वाला जो रेलवे चलती है, तो इसका शुरुआत आपका हुआ था 1853 में 16 अप्रैल के दिन, और यह चली थी आपका मुंबई से थाने के बीच। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में इसका शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं भारत में रेलवे बोर्ड का स्थापना, जो अभी एग्जाम आप देते होंगे अलग अलग बोर्ड में वैकेंसी का फॉर्म भर के, तो रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 में रॉबर्टसन समिति के सिफारिश पर लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के समय ही पहली बार विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के काल में ही पहली बार बंगाल विभाजन हुआ था। याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन के संदर्भ में 3 डेट आप लोग को बताते हैं। पहला डेट है आपका जो है कि कौन सा? याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को जो है कि शुरुआत हुआ था किसका? तो 20 जुलाई 1905 को शुरुआत हुआ था आपका जो है कि बंगाल का विभाजन का घोषणा किया था लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद बात करते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में आपका बंग भंग आंदोलन का शुरुआत या स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त 1905 को। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका जो है कि 1905 में 16 अक्टूबर के दिन याद रखेगा बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। और बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था वह 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। बीच बीच में आप लोग भी पानी पीते रहिएगा, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। आप लोग पानी पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जो है कि इससे क्या होगा, बीच बीच में पढ़ने के क्रम में थोड़ा अगर पानी पी लेते हैं तो दिमाग फिर से एक नए एनर्जी के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ आपका काम करने के लिए रेडी रहता है। तो पानी हो सके या उसमें कुछ आप विशेष प्रकार का उसमें आप जो है कि एनर्जी ड्रिंक भी डाल के आप पी सकते हैं, क्योंकि ये माइंड का बात है। अगर आपका माइंड सही से काम नहीं करेगा तो आपको यादाश्त शक्ति अच्छा नहीं रहेगा। और कम से कम आप 6 से 7 घंटा एकदम नींद लीजिए, भरपुष्टांग नींद लीजिए, जिससे क्या होगा, दिमाग आपका एकदम पूरा शार्प रहे, एकदम पूरा एकदम दिमाग काम करने के लिए पूरा फ्रेश रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अमेरिका में नागरिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आप लोग को बता देते हैं,
अमेरिका में नागरिक आंदोलन। आप लोग को पता है एक व्यक्ति होते थे अमेरिका में श्वेत यानी गोरा व्यक्ति होते थे, एक अमेरिका में होते थे काले व्यक्ति को अश्वेत व्यक्ति कहते थे। तो गोरा वाला व्यक्ति को बहुत अच्छा स्थान मिलता था, काले वाले व्यक्ति को स्थान अच्छा नहीं मिलता था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था। तो समझिएगा अश्वेत व्यक्ति को या अश्वेत नागरिक को जो है कि समान अधिकार दिलाने के लिए मार्टिन लूथर किंग आगे आया था। कौन आगे आया था? मार्टिन लूथर किंग आगे आया था। और उसी के आधार पे भारत का जो मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है वह दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नारा था आपका वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जो है कि मार्टिन लूथर किंग का, तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो अमेरिका के थे। वहीं बात करते हैं नेल्सन मंडेला का, तो नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका से था। और याद रखेगा भारत रत्न पाने वाले जो पूर्णतः पहले विदेशी बने हैं वह नेल्सन मंडेला बने हैं, 1990 ईस्वी में बने हैं। और 1990 ईस्वी में इनके साथ जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी दिया गया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा साइंस का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है कि हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे जो है कि लूसेंट सीरीज में। तो फिलहाल जो है कि अभी आप लोगों के लिए हम लोग जो है कि ला रहे हैं साइंस का क्वेश्चन। तो फटाफट लगभग हम 50-60 क्वेश्चन साइंस का कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस सेशन को ब्रेक करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ लगातार बनकर रहिए और अधिक से अधिक फायदा उठाइए और अपने माँ पिता के सपने को पूरा कीजिए। चलिए आज का पहला सवाल साइंस का, जलवाष्प को सीधे बर्फ में बदलने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो घनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? घनीकरण कहलाती है। और याद रखिएगा कि बर्फ से अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि एकमात्र ऐसा पदार्थ बताइए जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो आप लोग जल बताइएगा। क्या बताइएगा? जल बताइएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का सबसे प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? तो यूरेनियम का सबसे प्रमुख अयस्क का नाम है पिंच ब्लेंड। क्या नाम है? पिंच ब्लेंड। और सबसे महंगा जो धातु तत्व है वह आपका यूरेनियम ही है। कौन है? यूरेनियम। और यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। कितना होता है? 92 होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं रेडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप लोग को बता दे कि रेडियम जो होता है वह भी एक प्रकार का आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। और रेडियम का परमाणु संख्या 88 होता है। कितना होता है? 88। और रेडियम को जो है कि जीवन रक्षक धातु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो लोग रात में जो है कि रोड वगैरह पे या जहां पर खतरा रहता है वहां पर रेडियम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा गोबर गैस में मीथेन गैस प्रयोग होता है। कौन सा गैस प्रयोग होता है? मीथेन। और मीथेन का सूत्र होता है CH4 और यह दलदली क्षेत्र से निकलता है, याद रखिएगा। और बात करते हैं गोबर गैस, तो गोबर गैस का खोज किया है CB देसाई ने। किसने किया है? CB देसाई ने किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल मिलता है? सिट्रिक अम्ल मिलता है। और याद रखिएगा कि नींबू में 2 बीमारी बहुत फेमस होता है। नींबू का जो पौधा होता है उसमें 2 बीमारी होता है। तो याद रखिएगा पहला बीमारी है आपका डायबैक रोग। कौन सा रोग? डायबैक रोग। और दूसरा इसका बीमारी है लिटिल लीफ रोग। तो सुनिएगा, डायबैक रोग और लिटिल लीफ रोग जो होता है वह नींबू को प्रभावित करता है और तांबा के कमी से होता है। किसके कमी से? तांबा के कमी से। और याद रखिएगा हमारे शरीर में जो तांबा के अधिकता से जो एक रोग होता है, अगर आपके हमारे शरीर में अगर तांबा की मात्रा अधिक हो जाएगा तो एक रोग होता है विल्सन रोग। कौन सा रोग? विल्सन रोग। और विल्सन रोग जो प्रभावित करता है वह आपका किसको प्रभावित करता है? तो विल्सन रोग जो प्रभावित करता है वह हमारे शरीर के यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का। पनडुब्बी में जो आदमी देखता है वह पेरिस्कोप के माध्यम से देखता है। किसके माध्यम से? पेरिस्कोप के माध्यम से देखता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का योग क्या कहलाता है? तो जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। और पारिस्थितिकी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वह किसने किया था? तो याद रखिएगा अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग
प्रयोग अनरेस्ट हाइकल ने किया था और पारिस्थितिकी तंत्र का पहली बार प्रयोग आपका जो है कि किसने किया था, तो याद रखिएगा टेंसले ने किया था। किसने किया था? टेंसले ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का। और इस्पात को हम लोग बेसेमर विधि से बनाते हैं। किस विधि से बनाते हैं? बेसेमर विधि से बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं हम लोग कि दूध में पानी मिलाया है या उसमें कोई गड़बड़ है, तो उसकी जांच के लिए हम लोग गड़बड़ विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का? गड़बड़ विधि का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये सब किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और सभी प्रकार का जो आपका ऊर्जा होता है उसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पौधों का फूड फैक्ट्री के नाम से किसको जानते हैं? तो पौधों के फूड फैक्ट्री के नाम से हम लोग पत्ती को जानते हैं। किसको जानते हैं? पत्ती को, क्योंकि पत्ती जो है कि पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। कहां में होता है? अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का जो कब्रगाह कहते हैं वो पीलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीलिया को कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह पीलिया को कहते हैं, याद रखिएगा। और आरबीसी का जो जन्म होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 20 से लेके 120 दिन होता है। 20 से लेके 120 दिन होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आरबीसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आरबीसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्योंकि आपको बताए थे REWL यानी आर वाला को ई के नाम से जानते हैं और डब्ल्यू वाला को एल के नाम से जानते हैं। तो RE यानी रेड ब्लड कॉर्पोसल्स को हम लोग जो है कि इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। और WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स को हम लोग किसके नाम से? तो ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। वहीं जो रक्त बिंबाणु जो होता है, जो रक्त को थक्का बनाता है, जो कि जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, तो प्लेटलेट्स को या रक्त बिंबाणु को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? थ्रोम्बोसाइट के नाम से। आगे बढ़ते हैं, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है, याद रख लीजिएगा। और हीरा जो अपर रूप है वह कार्बन का अपर रूप है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा वरुण है। कौन है? वरुण है। और वरुण को हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, मादा प्रजनन हार्मोन का नाम क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन है। और मादा सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? तो एस्ट्रोजन है। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। और पुरुष के सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन है। पुरुष का क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, सरल आवर्तिक गति परिघटना को उत्तम रूप से कौन व्यक्त करता है? तो लोलक व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है? लोलक व्यक्त करता है। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? तो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डी ब्लॉक तत्व क्या कहलाते हैं? तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस जो हुआ था वह आपका भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, जो कि आपका 4 दिसंबर के दिन हुआ था, याद रखिएगा 1984 में। और उसमें MIC गैस रिसाव हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या कहते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आम में कौन सा विटामिन होता है? तो अगर देखिएगा क्वेश्चन पूछे पका हुआ आम, तो पका हुआ आम मीठा होता है, तो उसमें विटामिन ए मार दीजिएगा। अगर
पूछेगा सीधा आम पूछेगा तो आम तो भैया दो तरीका का होता है, वो कच्चा होता है वो पक्का होता है। तो आम में आपको आंसर अगर ए और सी दोनों ले रहा है तो आप दोनों मारिएगा अगर ऑप्शन में है तो, क्योंकि आम जब बोल रहा होता है तो उससे दो सेंस निकलता है कि भैया एक कच्चा हो सकता है एक पक्का। तो कच्चा जो होता है वह खट्टा होता है खाने में, खट्टा जब होगा विटामिन सी मिल जाएगा, और जब वही आम पक्का होगा तो पक्का में विटामिन ए मिल जाएगा। तो यानी कि आम में हो गया ए और सी, अब पका हुआ पूछेगा तो आप मार दीजिएगा ए। और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है और भारत का राष्ट्रीय फल जो है वह आम है। और आम का जो खाए जाने वाला भाग है वह मध्य फल वित्ती होता है, क्योंकि आम जो होता है उसका मध्य वाला हिस्सा खाते हैं, बीच वाला हिस्सा खाते हैं, क्योंकि उसमें छिलका फेंक देते हैं और अंदर में गुठली भी फेंक देते हैं, तो बीच वाला मटेरियल हम खा लिए। तो याद रखिएगा मध्य फल वित्ती हम लोग आम का खाते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम देखते हैं कि भारत के अंदर में आम की एक विशेष प्रजाति है जो बार बार एग्जाम में आता है, जिसका नाम है अल्फांसो आम। कौन सा आम? अल्फांसो। अल्फांसो जो एक प्रजाति है वह आम की प्रजाति है जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक समेत बहुत बड़े पैमाने पर मिलती है। और बिहार के अंदर में एक जर्दालू आम है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ में है? पुणे में है। कहाँ में है? पुणे में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ में है? पुणे में है। मुंबई नहीं मारिएगा, पुणे मारिएगा। राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड का मुख्यालय कहाँ में है? पुणे में है। आगे बढ़ते हैं, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिग्लोडेन की बनी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक और चीज होता है कवक। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मेडुला ऑब्लिगेंटा मानव के किस अंग का एक हिस्सा है? तो यह मस्तिष्क का है। किसका है? मस्तिष्क का। यह सब जितना क्वेश्चन आपको अभी हम साइंस का बता रहे हैं, यह रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिहार पुलिस में बहुत फायदा करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जाइलम वाहिका भित्ति जो बनी होती है वह प्रोटीन की बनी होती है। और जाइलम का सबसे मुख्य काम होता है नीचे से खाद्य पदार्थ को लेकर ऊपर जाना, और फ्लोएम का मुख्य काम होता है सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जो होता है उसको फैलाना। क्या करना? फैलाना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, आदमी के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। और हमारे शरीर में मांसपेशी की संख्या 639 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण की जाती है? CO2 का। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर कर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे पहले सूर्य का होना आवश्यक है, यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसके बाद फिर आपका CO2 गैस चाहिए, फिर आपका जो पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है जिसमें कि आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो चाहिए। समझ में आ गया? और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जल उनको ऑक्सीजन जो मिलता है प्रकाश संश्लेषण में, वो जल से मिलता है। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? जल से मिलता है। और प्रकाश संश्लेषण का जो खोज किया है वह किसने किया है? तो याद रखिएगा, मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। और प्रकाश संश्लेषण की इकाई का नाम होता है क्वांटोसोम। क्या होता है? क्वांटोसोम। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है। लास्ट सवाल बताना है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसको जानते हैं? पारा को। किसको जानते हैं? पारा को। तो याद रखिएगा, क्विक सिल्वर या तीव्र चांदी के नाम से पारा को जानते हैं। और पारा का परमाणु संख्या बार बार बताते हैं 80। कितना होता है? 80। और पारा का जो एक महत्वपूर्ण अयस्क है उसका नाम क्या है? तो पारा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है सिनेबार। क्या नाम है? सिनेबार। और जब माइंड में सिनेबार आता है तो गैलेना भी वहां पर आ जाता है। तो गैलेना जो है वह सीसा का है। किसका है? सीसा, यानी पीवी का है, याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को बिहार पुलिस भोकाल बैच का कैसा लगा? तो हम लोग समझ लीजिए कि अब आपका क्लास यह रेगुलर रूप से चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। तो आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए और डेली 2-3 प्रैक्टिस सेट कीजिए, लगाइए। जितना मार्केट में प्रैक्टिस सेट है आप सबको लगा के पढ़ जाइए, देखिएगा आपका सिलेक्शन अच्छा से होगा। और कोशिश कीजिए कि मेरा कम से कम सेट में, प्रत्येक सेट में 60 नंबर आए। जब आपका 60 नंबर प्लस आने लगेगा 65 के अप्रॉक्स, समझिए आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा फिजिकल के लिए। तो चलिए आज के हम इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, साथ में पढ़ाई को इतना जी जान से पढ़िएगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन 100% हो जाए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आपको एक हकीकत बता देते हैं जाते जाते, भले हम अभी आपको लग रहा होगा कि ये फ्री में हम कुछ से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप बात मानिए ना मानिए, लेकिन आपको एक दिन यह मानना पड़ेगा कि इस मतलब कंटेंट में कितना दम था। तो चलिए आज के हम सेशन को यहीं पर समाप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।